एसडीपीआई की अर्जेंटली कन्वीन्ड फौरी तौर पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका इस्तकबाल है। एक इशू जो कल शाम से उठा, जब हमारे कौमी सदर नेशनल प्रेसिडेंट कोची से दिल्ली आ रहे थे, तो दिल्ली के टर्मिनल 3 पर जहाज में को रोक के और सिक्योरिटी इशू है इसका ऐलान करके वहां पर ईडी की टीम आई और उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब M.K. फैज़ साहब को तहवील में ले दिया, क्योंकि जहाज को पहुंचा था 6:40, लेकिन वो पहले ही आ गया था 6 बजे। और ये जो टीम अंदर दाखिल हुई है वो 6:30 पे 6:30 से फैज़ साहब को अपनी डिटेंशन में लिया है। उसके बाद कार्रवाई करके जेल भेजा। ये एक केस है जिसमें फैज़ साहब के अलावा 7 लोग और मुलजिमान थे। उसी केस में अभी अरेस्ट किया है, क्योंकि उसमें 10 मार्च पटियाला कोर्ट हाउस कोर्ट में तय थी और फैज़ साहब भी उसमें पेश होने के लिए आ रहे थे। ये एक ऐसा कदम है जिसमें पार्टी मुल्क में पॉलिटिक्स के लिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है उसका खुला हुआ एक उदाहरण है। हालांकि हमारे मुल्क की एजेंसीज की बहुत बदनामी है, कभी उन्हें तीसरे का तोता कहा जाता है, कभी तरह तरह के उनके खिलाफ स्ट्रक्चर्स किए जाते हैं। कोर्ट कहता है कि वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईडी खास तौर से, CBI भी, IB भी, लेकिन ईडी खास तौर से खतरे से इस्तेमाल की जा रही है। और इसकी मिसाल हमारे मुल्क की जमहूरियत में, जैसे मुल्क आजाद हुआ, कभी भी नहीं मिलती जो अभी मिलती है। सारे अपोजिशन लीडर्स के साथ कार्रवाई की जा रही है। ये उजरत में की गई अरेस्ट है, इसलिए ये कुकअप केस किया गया है, जिनकी 6:30 बजे की अरेस्ट को इन्होंने अपने कागजात में 9:30 बजे का दिखाया है, जो कि एक इलीगल बात तो है जो कोर्ट में उठाने की है। इसमें 2 बातें सबसे ज्यादा गौर तलब है। पहली है केसेस आए SDPI के लोगों के, तो फिर उनको जमानत मिली, यानी कि कोर्ट इस नतीजे पहुंची कि जो भी केस बनाए जा रहे हैं उनमें बहुत ताकत नहीं है। और इस केस के लिए पर्टिकुलरली जो 8 लोगों के खिलाफ केस किया था, उसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, 7 की जमानत हो चुकी है। और कोर्ट ने ये स्ट्रक्चर किया है, ये ऑब्जर्वेशन किया है कि ये केस बहुत कमजोर है, इसमें एविडेंस नहीं है। अब चूंकि फैज़ साहब कोर्ट में जा रहे थे, 10 मार्च के लिए तय थी कि वो आ रहे थे कि कोर्ट में जाके पेश हो जाएंगे, तो इसलिए इनको गिरफ्तार किया कि ये उनके हकूक, लीगल राइट्स हैं, इनको रोकने के लिए, जिसकी अभी तक तरह तरह से मजम्मत होती रही ईडी की, और आज ये नया केस फिर से मजम्मत करते हैं कि ये तरीका जमहूरियत में ठीक नहीं है कि उन आधार पे जो ग्राउंड्स आप लेते हैं कोर्ट में चल नहीं पाते। इसलिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रखते हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जुडिशियल प्रोसेस बहुत स्लो है, और जब तक कोर्ट में केस आता है, जब तक डिटेनी को जेल में रहना पड़ता है उन्हीं इल्जाम के बुनियाद पर, और उन इल्जाम जब तक कोर्ट के सामने आ पाते हैं और उनसे कहा जाता है सबूत पेश करो, तो डिटेनी उस वक्त तक बहुत दिनों तक जेल में रह के जब निकलता है, तो उसका मोरल तोड़ने के लिए, यानी अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का मोरल डाउन करने के लिए, उनको जो सताने के लिए और उनकी पॉलिटिक्स को असरअंदाज करने के लिए ये सब किया जाए।
इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अपोजिशन है वो ना रहे। जो इनकी थ्योरी है उसमें ये है कि ये सिंगल पार्टी रूल चाहते हैं, ये कुछ लोगों को सिर्फ मालदार चाहते हैं, बाकी सबको कमजोर करना चाहते हैं। ये इनकी सोची समझी आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, और उसका खुलासा किताबों में है इनकी। वो पहले ये एग्जाम बनाया गया कि मुसलमान, क्रिश्चियन और प्रोग्रेसिव इस मुल्क के अंदरूनी दुश्मन हैं। अब अंदरूनी दुश्मन करने के लिए कहानियां भी बनाई जाती हैं, उसके लिए वक्तन फवक्तन इस तरह की वारदातें भी की जाती हैं। इनके वो सब दुश्मन हैं जो इस मुल्क में तब्दीली निजाम के लिए काम करते, इंसाफ के लिए काम करते, बराबरी के लिए काम करते। इसलिए इन्होंने एक छोटी सी लिस्ट बना दी कि मुसलमान, ईसाई और प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि वो दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग जो पढ़ लिख गए हैं और बातों को समझने लगे हैं, आवाज उठाने लगे हैं और तब्दीली निजाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको इनकी नजर में प्रोग्रेसिव है। और आप जानते हैं बीमा पूरे गांव में उन सबको बंद किया, इतने जोर तक बंद रखा, कई लोग तो उसमें जेल में ही वो भी मौत हो गए। ये ऐसा ही करना चाहते हैं उस हर ताकत को, क्योंकि एसडीपीआई अमेंडमेंट बिल पे अकेली पार्टी बनकर उभरी है जिसने बहुत बड़ी ताकत के साथ मुल्क में मंजारे किए हैं, खासतौर से साउथ इंडिया के 3 स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, बिहार में और पूरे मुल्क में। ये जो इश्यू वक्त अमेंडमेंट बिल का है, इसमें आमतौर से लोग खामोश हैं, लेकिन एसडीपीआई सड़कों पे है और मुजाहरे कर रही है। तो उन मुजाहरों से ये घबरा के इनको कोई ऐसा डायवर्जन करना था, यानी कि जहन को डिस्ट्रैक्ट करना था, तो फैज साहब को इस वक्त इन्होंने पॉलिटिकल कंस्पिरेसी के तहत गिरफ्तार किया है। क्योंकि केस तो बहुत दिनों से चल रहा है, फैज साहब फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो फैज साहब एक बहुत शास्त्रीय इमेज के शख्सियत है। कोई पेटी केस, कोई भी केस जो आमतौर से लोगों के खिलाफ होते हैं, वो तक फैज साहब के खिलाफ नहीं है। अब जो ये पीएमएल के जो ये लॉन्ड्री केस का जो ये किया है पीएमएलए, वो कोर्ट क्या करेगा? उसको सेंसेशन देने के लिए और जो हमारा मूवमेंट चल रहा है वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, उसको रोकने के लिए ये किया जाना किसी भी तरह से जमहूरियत में मुनासिब नहीं है। आज इस बात को फिर दोहराया जाना है कि ये सियासी जमातों को डरवा देना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर केरल के खिलाफ 300 करोड़ का केस है, उसको कब्जे में ले लिया है। सरकार तो वहां सीपीएम की है, लेकिन कंट्रोल आरएसएस का है। आपने दिल्ली की हुकूमत में देखा किस जगह पे पहुंचा दिया है, किस तरह से इलेक्शन की मशीनरी का, पैसों का और झूठ का इस्तेमाल करके इस जमहूरियत को की जड़ें बिल्कुल खोद ही डाले जा रहे हैं। इसकी मजम्मत होना ही चाहिए, क्योंकि मुल्क में अगर जमहूरियत रहेगी तो वो तभी रहेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी बुनियाद पर पहुंच चलेगी। अपने हरीफों को इस अंदाज में गिरफ्तार करके जेल भेज देना और प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देना, जिससे कि उनके सारे वो हकूक जो कानून देता है वही कानून ले लेता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसमें अकेले शहीद साहब शिकार नहीं हो रहे हैं या हमारी एसडीपीआई शिकार नहीं हो रही है। उन सारे लोगों को इस पर नजर डालना चाहिए जो इसी घेरे में हैं, उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है या हमारे बाद उनका नंबर आने जा रहा है। बीजेपी जिस तरह से आज हुकूमत को चला रही है, उसमें आप रोज देखते हैं कि हर तरह के कानून को उन्होंने एक तरफ रख दिया है। वो कोई जवाब देने के मुस्तहक नहीं है। 75 जगह पे इस जमाने में उनके ऑफिस, और वो भी अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस बन गए। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी का ऑफिस बन गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए।
उसकी उनके पास कोई भी जवाब देने का फर्ज नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी जो हर तरह से ठीक से काम कर रही है, और अगर कुछ गलती है तो उसके लिए इनकम टैक्स है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मुल्क में अरबों रुपए करोड़ रुपए खर्च करता है, अगर कोई गलती है तो उनका उसमें अख्तियार है, वो हमें नोटिस करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन सीधा ये कह देना, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मानती, ये कह देना चार्ज लगाते हुए कि एसडीपीआई का ताल्लुक पीएफआई से है और पीएफआई का ताल्लुक अल-कायदा से। ये जो कुक स्टोरी है, इसको कोर्ट में तय होगा, लेकिन चूंकि ये हुकूमत की ताकत पा गए हैं और इनकी तरबियत जो डाइवर्जेंट व्यूज हैं उनको एडजस्ट करने की नहीं है। इनकी तरबियत एक ऐसी है जो अपनी तौर से सोचते हैं और अपनी तौर से उसी पे लागू कर देना चाहते हैं, हर तरह से एक रूपता कायम करना चाहते हैं। मुल्क का जो निजाम है उसमें मुल्क कहता है कि हमारे हिंदुस्तानियों के बीच में, इंडियंस और भारतीयों के बीच में एकता होना चाहिए। लेकिन इनका जोर यह है कि एक रूपता कायम करेंगे, और एक रूपता जो कायम करते हैं तब एक बनी बनाई आर्टिफिशियल मेजोरिटीनिज्म का सहारा लेते हैं, जो बहुत दिनों से मेजोरिटी इस मुल्क में बनाना चाहते हैं। उसमें सब लोग परेशान, कुछ 10% लोग मुल्क की हुकूमत पे और इसके निजाम पे कायम हो गए हैं। 90% लोग जिन चीजों के तरफदार हैं और चाहते हैं, उनका चूंकि नजर उधर न जाए इसलिए बीच बीच में ऐसे शगुफे करते रहते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और उसमें जो भी का शिकार हो जाता है वो फिर जल्दी इंसाफ नहीं पा पाता, क्योंकि निजाम जो है हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत स्लो है और उसका ये फायदा उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को नजर एक तरफ रख दिया है और फांसी इस रूप पे। ऐसे में एसडीपीआई के प्रेसिडेंट का ये जो अरेस्ट की है वो एकदम से इलीगल है, फासिस्ट एक्ट है, और आगे बढ़ चढ़ के एक झूठा केस बनाया है, जिसमें अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि जो फ्लाइट है वो 6:30 बजे आई, 6 बजे उसने लैंड की है, 6:30 बजे इन्होंने तहरीर में लिया, फ्लाइट के अंदर गए, उसके लिए कोई ऑर्डर दिया होगा, उसका कागज पे आया होगा, और इन्होंने फिर उसको 3.5 घंटे डिले करके, ये इलीगल है कि जिसको डिटेंशन किया है, जिसको अरेस्ट किया है वो 6:30 बजे का है, लेकिन अभी कागज जो सामने रखा है वो 9:30 बजे का है। यानी कुछ ऐसे कुछ गलतियां प्रोसिक्यूशन छोड़ता रहता है। दूसरी बात ये कि ये मेरे पास कागज रखा हुआ जिसमें लिखा हुआ है, ये हमने उनका डिटेल है हमारे पास, कि 8 में से 7 लोग जमानत पे हैं, और कोर्ट का वो फैसला है कि ये बहुत कमजोर केस है। अब चूंकि ये कोर्ट में पेश ना हो जाए और ये बातें, ये कागजात कोर्ट के सामने ना रख दें कि सबको एक्यूज पर्संस की बेल हो गई है, तो फिर एक राइट बनता है, उसको रोकने के लिए ये अरेस्ट की गई है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा पॉलिटिकल एक्शन है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, क्योंकि अब एसडीपीआई तनहा जमात बची है जो बहुत ताकत से इसका बिल को अपोज कर रही है, और इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी एसडीपीआई को मिला हुआ है। अभी 10 तारीख को एक बहुत बड़ा सा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही रखा है, और फैज साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी वहां शिरकत का करने, ये प्रोटेस्ट जारी रह रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत बिगड़ाई हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि एसडीपीआई ने खास तौर से पब्लिक को अपनी तरफ जो आंध्र प्रदेश में और बिहार में किया है, और वहां बहुत बड़ी बड़ी हजार की मीटिंग की है, उनको बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट मिला है। तो जो प्रेशर है वो चंद्रबाबू नायडू पर भी है, और वो प्रेशर नीतीश कुमार पर भी है, क्योंकि उनके अगर वोट नहीं मिलते तो लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। इससे घबरा के ये
प्रेरित किया गया है कि जहां से भी रोक पाए इसको रोकें। एसडीपीआई इसकी मजम्मत करती है, कानून का सहारा लेगी, कोर्ट में जा रही है, जाएगी। अब हमें वो वक्त नहीं दिया कि हमें चैलेंज करना था कि जो भी हमारे खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई ईडी ने डाली थी उसको हमें दखल करके और चैलेंज करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ आ रहे थे। उससे बीच में ये रखना पैदा किया है, गिरफ्तार किया है। लेकिन हमें इस मुल्क के कानून पे पूरा भरोसा है और जो भी हो पाएगा बेहतर करेंगे। इस मुल्क की डेमोक्रेसी और जमहूरियत को बचाने के लिए, बराबरी और इंसाफ कायम करने के लिए एसडीपीआई के वर्कर्स, लीडर्स, कैडर्स, मेंबर्स रात दिन कोशिश कर रहे हैं। इससे हम किसी भी तरह से नाराज करने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, हम काम करते हैं।